अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी और आज हम बात करेंगे मार्का हक के ऊपर। 22 अप्रैल 2025 इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक अटैक होता है जिसमें 26 अफराद मारे जाते हैं और उसका इल्ज़ाम भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाया जाता है और इसकी इन्वेस्टिगेशंस भी पाकिस्तान ने ऑफ़र की इंटरनेशनली कि इसको इन्वेस्टिगेट कराया जाए बजाय इल्ज़ाम लगाने के, लेकिन भारत ने कोई इन्वेस्टिगेशन की ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके नतीजे में भारत ने एक सिंदूर के नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए गए, जिसमें बहावलपुर जैसे इलाके हैं और शहरी आबादी को निशाना बनाया गया और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई के नतीजे में पाकिस्तान ने दुनिया भर को एक वाज़ेह पैगाम दिया। पाकिस्तान ना सिर्फ खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर समझौता करेगा बल्कि पाकिस्तान की दिफाई और अस्करी तैयारियाँ भी दुनिया में नुमायाँ हुई कि पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि शिकस्त फाश किया। उसके नतीजे में राफेल जैसे बड़े मशहूर तैयारे भी गिरे और उसकी मार्केट भी क्रैश कर गई। पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया ने बहुत भरपूर मुकाबला किया। आज हम इसी पर एक साल मुकम्मल होने पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही, डॉक्टर अमजद बुखारी, उनको वेलकम करते हैं। सर, आपको वेलकम करते हैं। सर, कैसे हैं आप? अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो मार्का हक है वो पाकिस्तान की दिफाई तारीख़ में एक अहम मोड़ क्यों समझा जा रहा है? अच्छा, एक तो अगर हम पाकिस्तान की तारीख को देखें तो हम मुसलसल भारत के साथ जंगें लड़ते रहे। 47 में, फिर 65 में, 71 में, फिर कारगिल का मार्का है, फिर ये मार्का हक है। ये बड़े जंगें हैं, झड़पें हैं जो हुई हैं। इसके अलावा भी हम जो है वो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल रही तो वहाँ पर जो जंग हो रही थी उसका हिस्सा थे। फिर बाद में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग हुई उसका हिस्सा थे। फिर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी को रोकने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की जो जंग लड़ी गई उसको भी हमने मुसलसल लड़ा। लेकिन इसमें से ज़्यादातर जो जंगें बराह रास्त हमने लड़ी हैं वो भारत के साथ हैं। और ये जो आपका सवाल है कि इन सारे वाक़यात में हम मार्का हक को क्यों अहमियत देते हैं और क्यों इतना अहम समझ रहे हैं। मार्का हक में जो वार थी वो एक तो उस जंग की नोयत बदल गई थी। आप देखें, हम और आप घरों में बैठे हुए थे और हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि जंग हो रही है और इतनी शिद्दत से जंग हो रही है। ठीक है, हमें स्क्रीन्स पे पता लगता था कि ये जंग हो रही है और ये नुकसान हो गया। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जंग थी। इसमें ना सायरन बज रहे थे, ना लोग घरों में छुप रहे थे। ठीक है, तो ये एक ऐसी वार थी जिसमें कई अतराफ़ में लड़ाई इस अंदाज से हो रही थी कि आपके ज़हनों के साथ लड़ा जा रहा था, साइबर की लड़ाई हो रही थी, वारफेयर बदल गए थे। ठीक है, वो सूरत हाल डिफरेंट थी और हमने इस मार्के को जीता और इतनी वाज़ेह पोजीशन हमने बनाई अपनी कि ना सिर्फ भारत ने इस सारी सूरत हाल को महसूस किया, पाकिस्तान में इस फ़तह को महसूस किया गया, बल्कि पूरी दुनिया में इस फ़तह को महसूस किया गया और दुनिया ने इस पर मोहर भी तस्दीक की मोहर भी सब्त की कि हम ये वार जीते हैं। और हमने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को, 5 गुना हर लिहाज से, हमसे वो आबादी में 5 गुना ज़्यादा हैं, हमसे रकबे में 5 गुना ज़्यादा हैं, वसाइल में 5 गुना ज़्यादा हैं। तो एक बड़ी फ़ौज है, ज़ाहिर है उनके अहदाफ बड़े हैं। तो अपने एक बड़े दुश्मन को 5 गुना, आप ऐसे समझ लेना कि एक आदमी 5 लोगों से लड़ रहा हो, तो इस तरह की कैफियत होती है। तो एक बड़ी ताकत को हमने शिकस्त दी और चारों शानों चित कर दिया। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि उनके साथ हुआ क्या। उनके जो नुकसानात हुए वो चंद घंटों में इतने शदीद थे कि उन्हें बाकी नुकसान बचाने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ी। और हम पहले भी जिक्र करते रहे कि ऐसी नोयत भी आ गई थी कि हम शायद उनका बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते थे। ये जो 8 तैयारे हमने गिराए, इससे कहीं ज़्यादा तैयारे गिरा सकते थे। उनके जो एयरफील्ड्स हैं उनके अंदर जाके हम बहुत तबाही कर सकते थे। उनके वहाँ पर हमने वहाँ उनका सिक्योरिटी सिस्टम, उनके रडार्स वो जैम कर दिए थे। और यही वजह थी कि हमने उनका जो डिफेंस सिस्टम है S-400 उसको जाके वहाँ तबाह किया। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, बहुत सारे टारगेट लॉक किए,
लेकिन फिर हमने लॉक करके उनको तबाह नहीं किया। और क्योंकि एक तो ये हुआ कि ये वार ख़ुद इंडिया जो है वो बैकफुट पर चला गया, फिर उसने अमेरिका से मदद की दरख्वास्त की, अमरीकी मदाखलत से ये जंग जो है वो रोकी गई और इसका जो नतीजा ये निकला कि हम दुनिया में एक नई क़ुव्वत के तौर पर, दिफाई क़ुव्वत के तौर पर उभरे। और अब आप देखें कि उसके असरात पिछले एक साल से हम इस मार्का हक के असरात पूरी दुनिया में महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो पजीराई हो रही है, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो अहमियत दी जा रही है, पाकिस्तान की दिफाई हैसियत को तस्लीम किया जा रहा है, ये उसी मार्का हक का नतीजा है कि अगर हम ख़त्े में भारत को शिकस्त दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम किसी क़ुव्वत के साथ भी लड़ सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी डायमेंशंस हैं जो सामने आई हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि हर जंग जो है वो नए रास्ते खोलती है, कुछ रास्ते बंद करती है, कुछ नए रास्ते खोलती है, कुछ नई दोस्तियाँ होती हैं, कुछ नई दुश्मनियाँ होती हैं, कुछ नए इत्तेहाद बनते हैं, कुछ इत्तेहाद टूटते हैं। ये हर जंग का जो है वो अल्टीमेट रिज़ल्ट होता है। तो ये जो जंग थी इससे हमें एक तो ये हुआ कि हम चीन के साथ मिलकर बहुत सारे तजर्बात कर रहे हैं दिफाई मामलात में। हम अपना 80% जो असला है ज़रूरत का वो चीन से ख़रीदते हैं। अच्छा, अब हम बेशतर असला ख़ुद भी तैयार कर रहे हैं और चीन के साथ भी हम जो माहिदा करते हैं वो इस तरह का करते हैं कि जैसे JF-17 थंडर है, उसकी मिसाल है कि वो इनिशली वहाँ बनता है, फिर पाकिस्तान में असम्बल्ड होता है और फिर पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल हो जाती है। इससे पहले हमने अल खालिद टैंक का देखा कि अल खालिद टैंक भी इसी तरह हुआ कि वो टैंक वहाँ बनाए गए, फिर पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी मुंतकिल हो गई। और अब जो है ताज़ा सूरत हाल वो गोर क्लास आबदोज़ों की है, जो 8 आबदोज़ें हमें मिलनी हैं और वो उसमें से एक आबदोज़ जो है उसे शामिल किया गया है पाकिस्तान के पहली बेड़े में। तो उसमें भी यही है कि वो 4 आबदोज़ें वहीं बनेगी, फिर 4 आबदोज़ें जो है वो पाकिस्तान में बनेगी। तो ये जो नया असला आ रहा है इसको हम जो है आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस भी हमें इस बार ने मौका दे दिया कि हमने इसको काफ़ी हद तक तजर्बा कर लिया। अल-फतह को हमने आजमाया, मिसाइल को, और ये जो बाकी टेक्नोलॉजी थी ख़ास तौर पे एवैक्स की और उसके साथ कम्बिनेशन था बाकी रडार का, जिसके ज़रिए हमने इसको उनके वहाँ जो सिक्योरिटी निज़ाम था, रडार सिस्टम था, उसको जैम किया। तो ये असला आजमाने का भी मौका मिला। तो चीन के साथ हमारे रवाबित एक नए अंदाज से लिखे गए इस जंग ने, जो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि इस जंग ने हमारे चीन के साथ जो दिफाई ताल्लुकात हैं उनको एक नई सिमत दे दी। और उसकी एक खूबी अब ये है कि J-35 जो 5th जनरेशन तैयारा है और वो स्टेल्थ तैयारा है, ऐसा तैयारा है जो ना सिर्फ दुश्मन की नज़रों में नहीं आता, उनके रडार में नहीं आता, बल्कि उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो दुश्मन का रडार सिस्टम जैम कर देता है। तो उस पर जो है वो काफ़ी सारी पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान को वो तैयारे मिलने का इम्कान है। तो ये जो आप उन तैयारों को राफेल से भी अगली कैटेगरी के तैयारे समझ लें, तो हम मज़ीद इक्विप्ड हो रहे हैं। तो ये चाइना के साथ सूरत हाल हुई। इसी तरह हमने देखा कि एक पैक्ट, हम दिफाई पैक्ट जो है वो हमने सऊदी अरब से किया। तो ये भी इसी जंग का आउटपुट है ना कि हमने ये जो मार्का जीता तो हम इस पोजीशन में आ गए कि दुनिया ने हमारी हैसियत, हमारी दिफाई सलाहियत को तस्लीम किया, हमारी फ़ौजी सलाहियत को तस्लीम किया। और हमने सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ ये मुआहदा किया कि अगर कोई जंग हुई तो हम उनके दिफा के लिए वहाँ मौजूद होंगे। दिफा के लिए मौजूद होंगे। अच्छा सर, ये भी थोड़ा सा बताएं कि क्या ये जो भारत ने सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च किया था उसमें क्या भारत ये अंडर एस्टिमेट कर रहा था, ये सोच रहा था कि रिटेलिएट पाकिस्तान नहीं करेगा क्या? देखिए, ये बड़ी वाज़ेह सी बात है कि भारत ने इस सारे मामले में पाकिस्तान के हवाले से जो अंदाजे लगाए थे वो गलत थे। और भारत को, अच्छा ये जब जंग नहीं भी हुई थी उस वक्त भी हम भारत के हवाले से बात करते थे, ये कहते रहते थे कि भाई आपके ज़हन में 71 की वार है। आखिरी जो जंग लड़ी गई, कारगिल की लड़ाई जो है वो बड़ी महदूद पैमाने पे थी, आखिरी जो जंग लड़ी गई बड़ी जंग थी वो भारत के साथ 71 की जंग थी। तो 71 की जंग के बाद आप देखें कि तकरीबन निस्फ सदी गुजर गई थी, ठीक है। तो भारत के जहन में वो 71 की जंग थी और 71 का पाकिस्तान था। हम उन्हें कहते रहे कि अब आप ज़रा
नए तकाज़ों को समझें। ठीक है, ये 71 की सूरत हाल नहीं है। एक तो ये है कि हम इस अरसे में हमने अपने आप को एक एटमी क़ुव्वत बनाया, एक बड़ी दिफाई क़ुव्वत बनाया, एटमी क़ुव्वत बनाया। इसके साथ साथ हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गए। आज देखें, हम हर दूसरे दिन एक नए मिसाइल का तजर्बा करते हैं। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत से बहुत आगे चले गए। हमने मिसाइल की सलाहियत में अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया। तीसरा ये है कि हमने, जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना के साथ मिलके हमने बहुत सारी जो फ़ौजी सलाहियतें थी उनको इम्प्रूव किया और हमने वो अपने आप को बड़ा मजबूत किया। तीसरा अहम पहलू ये है, वो सबसे अहम पहलू ये है कि 79 में जब यहाँ अफ़गानिस्तान में रूसी जारियत हुई और इस जारियत को रोकने के लिए अमेरिका इस खित्ते में आया, तो अमेरिका ने रूस के साथ वो जंग अफ़गानिस्तान में लड़ी और पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ी। अब वो इतनी बड़ी जंग थी कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें, सुपर पावर्स, वो जंग लड़ रही थी। ठीक है, रूस उस वक्त सुपर पावर था और अमेरिका सुपर पावर था। तो ये दो बड़ी ताकतें जंग लड़ रही थी और वी वर द पार्ट ऑफ दैट वार, कि हम उस जंग का हिस्सा थे। तो आप देखें कि हमने उस जंग से कितना सीखा होगा कि जो सुपर पावर्स हैं वो किस तरह जंग लड़ती हैं। ठीक है, उनके इक्विपमेंट, उनके ट्रेनिंग्स। अच्छा, फिर जब वो हम जंग लड़ते रहे उनके साथ मिलके, तो हम उनकी सारी दिफाई तरबियत का हिस्सा रहे। हमने उनके असले को इस्तेमाल किया, उनका असला हमें मिला, हमारे फ़ौजी जो है वो ट्रेनिंग लेते रहे, उस सारे असले को इस्तेमाल की ट्रेनिंग मिली। फिर जो इंटेलिजेंस का निज़ाम है, हमने वो दुनिया की दो बड़ी एजेंसीज वहाँ काम कर रही थी, उनके इंटेलिजेंस के निज़ाम को समझा, सीखा। तो हम जो है उस जंग ने हमें बहुत इक्विप्ड कर दिया। अच्छा, ये भारत एस्टिमेट नहीं कर रहा था। फिर इसके बाद जो यहीं अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल में जब ये वहाँ से अमेरिका निकला है, ये जंग रूस को शिकस्त की सूरत में सामने आई। अमेरिका, रूस की जो है वो तकसीम हो गई, मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम हो गया। अमेरिका वहाँ से जब निकला है तो फिर एक जंग मुसल्लत हो गई कि जहाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमने वो जंग अपने तौर पर लड़ रहे थे, अमेरिका यहाँ आ गया और उसने फिर एक बड़ी जंग लड़ी। तो फिर उस जंग में भी हम उस सारे तजर्बे से गुजरे। तो वो 2 दहाइयों 3 दहाइयों का जो तजर्बा है इस जंग का, उसने हमें इस पोजीशन पे पहुंचा दिया कि हम दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ मिलकर जंग लड़ते। अच्छा, भारत को आप देख लें, भारत ने कौन सी जंग लड़ी है? एक चाइना के साथ झड़पें हैं उसकी इस अरसे के दौरान, अदरवाइज भारत ने कौन सी जंग लड़ी है? भारत तो इस जंगी तजर्बे से गुजरा ही नहीं है। हम यही भारत को कहते थे, भाई हम तो तवील अरसे से हालत जंग में हैं। तो आप सोच समझ के, जैसे आज हम कह रहे हैं भारत को, आज हम यही कह रहे हैं ना कि अगर आप इस तरह के बयानात दे रहे हैं और माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और एग्रेसिव बयानात दे रहे हैं, तो आप दोबारा आ जाएं जंग लड़ने के लिए। हम तो हालत जंग में हैं, मुसलसल जंग लड़ रहे हैं। और जब हम सुपर पावर से मिलके सुपर पावर्स के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं, इस पोजीशन में जाके जंग लड़ सकते हैं दुनिया के बाकी खितों में। अब देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान कोई हमसाया मुल्क तो नहीं है। ठीक है, एक कितना फासला है। अगर हम वहाँ जाके सऊदी अरब के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम दिफा हम करेंगे, तो ये सलाहियत है ना कि हम वहाँ जाके दिफा करने की बात कर रहे हैं। तो हम यही भारत को कह रहे हैं कि अगर आपने फिर आजमाना है तो आजमा के देख लें। हम तो अपने आप को इक्विप करके खड़े हैं। तो आपका जो सवाल था कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने यकीनन अंडर एस्टिमेट किया और अब उनको सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया है। अब आप देखें कि वहाँ मंजरनामा बदल गया है। वो जो गुफ्तगू होती थी, रोज़ाना धमकियों की गुफ्तगू होती थी और रोज़ाना पाकिस्तान के हवाले से लाजानी गुफ्तगू होती थी, वो रुक गई है। ठीक, नाज़रीन, यहीं से कॉन्वर्सेशन दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मार्का हक के ऊपर बात कर रहे हैं। डॉक्टर अमजद बुखारी हमारे साथ हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं कि अक्सर हमें सुनने को मिलता था कि अगर जब अभिनंदन का तैयारा गिरा था, मिग 21, हमारे पास राफेल होते तो अभिनंदन कभी ना गिरता। फिर उसके बाद राफेल भी गिर गए। और दूसरा ये कि ये पायलट की सिर्फ तैयारों की ताकत पर अनसार करता है या पायलट की स्ट्रैटेजी और दिमागी सलाहियत का भी इम्तिहान होता है? जैसे कि वाज़ेह मिसाल है कि पाकिस्तान ने किस तरह से मुकाबला किया और उसके बाद फिर राफेल की मार्केट भी क्रैश कर गई, और दुनिया में क्या पैगाम गया इसके बाद? देखिए, एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि तैयारा जो है वो अहम होता है या पायलट अहम होता है, तो
तो दोनों ही अहम होते हैं। तैयारा यकीन, जैसे अभी हम J-35 की बात कर रहे थे, तो 5th जनरेशन के तैयारे हैं, उनके अंदर बड़ी सलाहियत है। अच्छा, एक तैयारा है जो आपके रडार को जाम कर दे, आपके रडार पे नज़र ना आए, तो आप उसकी सलाहियत का अंदाज़ा करें कि आपने जो जज करना होता है, तैयारा इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है, आवाज़ की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ होते हैं ये तैयारे। तो जब आप ये देखें कि उनको आप ओपन आई से नहीं उनका फैसला कर सकते कि तैयारा नज़र आया तो फिर आप तैयारे उड़ाएंगे और उसका पीछा करेंगे, तो वो रडार आपको बता रहा होता है कि वो तैयारा किस हदूद पे है, कितने फासले पर है। अभी ये जो वार हुई तो दोनों ममालिक के जहाज़ जो है वो 300 किलोमीटर के फासले पर थे। 300 किलोमीटर ज़रा आप अंदाज़ा करें कि कितना फासला है, वहाँ पर ये लड़ाई हो रही थी 300 किलोमीटर दूर होके। तो ये जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, वो जो रडार है उसको जैम कर देते हैं, तो आपको तैयारा नज़र ही नहीं आता। तो आप उसको जो है बगैर देखे जब वो आके अटैक करेगा तो क्या सूरत हाल पैदा होगी। तो ये तैयारा यकीनन बड़ा अहम होता है और उसको उड़ाना। और अब एक निज़ाम है, आप हमारे इंजीनियर्स को भी देखें ना कि हमारे यहाँ बहुत सारे खरादिये काम कर रहे हैं, तो खरादिये जो है वो उनके पास आप जो भी जाके चीज़ देंगे वो जैसी कहेंगे वो ऐसी आपको बना देंगे, उनके अंदर ये सलाहियत है। तो ये जो उन्होंने अपने आप को खुद इक्विप्ड किया है, तो वो सीखने के अमल से इक्विप्ड किया है कि वही माहौल है, उसके अंदर आप जो है किस तरह ढलते हैं। तो जब ये इनका मिग गिरा तो इनको ये याद आई कि अगर राफेल होते जिनका हम सौदा कर चुके हैं और उसमें ताख़ीर हुई है, तो हम इस वार को जो है वो डिफरेंट अंदाज से लड़ते। अच्छा, हमें भी ये लगता था कि राफेल इनके पास होंगे तो इनकी ज़ाहिर दिफाई पोजीशन बहुत मजबूत हो जाएगी। जब हम F-16 लाए थे अमेरिका से, तो उसकी बड़ी धाक रही इस सारे खिते में। F-16 उस वक्त का बड़ा ज़बरदस्त तैयारा था, जैसे हम J-35 की बात कर रहे हैं। तो ये इनकी सोच तो खैर ठीक थी उस वक्त कि अगर राफेल होते तो हम ये दिफा बड़े अच्छे अंदाज से ये जंग लड़ते। लेकिन ये है कि राफेल मिल गए। फिर राफेल मिल गए तो देखिए ना, हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, जैसे हम ये सोच रहे हैं कि हमें J-35 मिल जाएंगे तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे। तो बाकी भी तो तैयारी कर रहे होते हैं ना, जो मुल्क J-35 बना रहे हैं वो J-35 का तोड़ भी सोच रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही है कि जब आपके पास एक टेक्नोलॉजी आती है और आप उसके जो है वो मज़े लेने लगते हैं और उस ख्यालों में गुम हो जाते हैं कि अब इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आपकी जो मुखालिफ होते हैं वो उसका तोड़ सोचते हैं। तो हमने राफेल का तोड़ सोचा और राफेल को हमने J-10 से गिराया। आप ये देखें कि F-16 भी इस्तेमाल नहीं किया, J-10 से गिराया। और राफेल को जो गिराने का और इस मार्के को, इस जो फ़िज़ाई मार्का था, इसको लड़ने का जो कमाल है वो बुनियादी तौर पर कॉम्बिनेशन ऑफ रडार है कि हमने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन किया। और एक तो हमारे पास जो सेंस करने की सलाहियत थी, समझने की सलाहियत थी, वो बढ़ गई, अचानक बढ़ गई। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ों में भारत जो है वो एस्टिमेट ही नहीं कर पाया कि हमारा ये इनकी कारगर रेंज क्या है, मतलब इनकी रीच क्या है, इनके अप्रोच कहाँ तक है, तो वो इसको एस्टिमेट नहीं कर सका है। और आखिरी लम्हात में जब उसका शदीद नुकसान हो गया, उसके तैयारे गिर गए, उसका S-400 सिस्टम क्लैप्स हो गया, उसका रडार सिस्टम जैम हो गया, तो वो इतने घबराए हैं कि वो बहरा अरब में अपना बहरी बेड़ा तैनात करना चाह रहे थे। वो यहाँ पर अपनी नेवी की इंस्टॉलेशंस जो है वो मूव करना चाह रहे थे, लेकिन वो इतने घबराए कि उन्हें ज़रूरत नहीं हुई कि वो जो पहले हमसे 150-200 किलोमीटर के फासले पर थे, वो कई मकामात पे 600-700 किलोमीटर के फासले पर चले गए कि पता नहीं पाकिस्तान की रेंज क्या है इस सारी सूरत हाल। तो वो उन्होंने एहतियातन जो है अपनी सारी इंस्टॉलेशंस मज़ीद पीछे कर ली, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने अपने तैयारों को ग्राउंड कर दिया फौरी तौर पे। अगर राफेल 4 राफेल गिर जाए तो आपको तो ये खदशा होगा, एक तैयारा जो है वो $1 बिलियन का, और वो आप तो सोचेंगे कि अगर ये बड़ा नुकसान हो गया तो क्या बनेगा। तो उन्होंने अपने तैयारे ग्राउंड्स कर दिए, तैयारों को उड़ाना छोड़ दिया, तैयारे बहुत पीछे ले गए घबरा कर। तो ये सारी जो हम इस मंज़र को देखते हैं, तो इसमें बुनियादी तौर पर जहाँ भारत को शिकस्त हुई है, वो एक तो एस्टिमेशन का मामला है जो आप जिक्र कर रही हैं कि भारत अंदाज़ा नहीं लगा सका कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत क्या है। आज भी हम भारत को यही कह रहे हैं कि देखें, ये हमारी जो दिफाई हुकाम हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने अपने दिफाई पोटेंशियल का, हमारे अपने फ़ौजी पोटेंशियल का 10 से 15% इस्तेमाल किया है।
ठीक है। तो अभी 85% 90% तो वो है जो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है। तो हर मुल्क जो है, हर मुल्क और हर मुल्क की फ़ौज जो है वो मुसलसल तहकीक के अमल से गुजर रही होती है, और उस तहकीक में वो नई सी नई चीज़ें तलाश कर रहे होते हैं, नई से नई चीज़ें बना रहे होते हैं। और ख़ास तौर पे फ़ौजी हिकमत अमली में आप ऐसे निज़ाम खुद इवाल्व कर रहे होते हैं जो आपने दुश्मन को नहीं बताना होता, और आप अचानक उनको मंजर आम पर लाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, तो फिर दुश्मन को अंदाज़ा होता है, जैसे इस जंग में हुआ। तो अभी हमने ये बताया है कि हमने 10 से 15% अपनी सलाहियत का इस्तेमाल किया है। अभी हमारे पास 80-85% सलाहियत बाकी है, और उसकी एक झलक हम जो 14 अगस्त को परेड होगी उसमें हम दिखाएंगे, ये भी ऐलान किया है कि आपको वो भी बताएंगे। तो अब पाकिस्तान का जो शुमार है ना, देखें, ये इस मार्के के बाद पाकिस्तान का शुमार, गो हम दुनिया में छोटा मुल्क है, हमें मईशत की मुश्किलात का सामना है, लेकिन हम इतना भी छोटा मुल्क नहीं है। मतलब बहुत सारे मुल्कों से हम कहीं बड़े मुल्क हैं, आबादी के एतबार से हम बहुत बड़ा मुल्क हैं, रकबा भी हमारे पास अच्छा है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं। गो हम माशी एतबार से ज़रा कमज़ोर हैं, हम दुनिया में ज़रा हमें कुछ बहुत सारी चीज़ों पर ऐसे है कि नुकसान भी हुआ, लेकिन अब अचानक हमारा शुमार जो है वो अहम ममालिक में होने लग गया है। अब आप इसी ईरान और अमेरिका की जंग में हमारी सालसी के किरदार को आप देख लें। अगर दो फ्रीकैन में लड़ाई हो रही हो, तो आप जो दो फ्रीकैन किसी को सालिस तस्लीम करते हैं या सालिस बनाते हैं, तो ऐसे बंदे को बनाते हैं ज़रा कुछ मोतबर हो, डेफिनेटली। ऐसा तो यकीनी होता है ना, यकीनी होता है। ये तो नहीं है कि भाई अच्छा जो दो नंबरदार लड़ रहे हैं और वो नंबरदार कहेंगे कि जी मुजाहरे को हम जो है वो बनाते हैं जी सालिस, तो वो बैठ के तय कर दे। ऐसा तो कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। आप कम से कम अपने से ज़्यादा मोतबर आदमी को समझते हैं कि जिसकी बात ज़रा सुनी जाएगी, मानी जाएगी, उसको आप सालिस बनाते हैं। तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम है। पाकिस्तान की हैसियत तस्लीम करने के हवाले से इससे बड़ा पैगाम क्या हो सकता है कि अगर एक सुपर पावर की लड़ाई है और हम उसमें सालिस हैं और हम उसमें अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, और ऐसे सालिस हैं जिसको दोनों फरीक तस्लीम कर रहे हैं, ऐसे सालिस हैं जिसे दुनिया तस्लीम कर रही है, पूरी दुनिया से पजीराई मिल रही है ना। जी, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान जो रोल देखिए, कल की भी सूरत हाल ये थी कि इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों जो फ्रीकैन हैं वो उनके दरमियान टेंशन मौजूद थी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात धमकियों का सिलसिला जारी था। लेकिन ऐसे हालात में भी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के हक़ में करारदाद पेश की गई है कि पाकिस्तान का जो किरदार है उसको हम सराहते हैं और पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो आप ये देखें कि हमारी पोजीशन अचानक इस मार्का हक़ ने बदल दी कि दुनिया में तस्लीम करने लगी। अच्छा, ये अभी आगाज़ है, ये नहीं है कि क्यों था, ये अभी तो 1 साल हुआ है, पहली सालगिरह मना रहे हैं ना मार्का हक़, 1 साल हुआ है, तो अभी ये आगाज़ है। तो हमने एक बुनियाद रख दी है कि अब हमें तस्लीम किया जाएगा। अच्छा, इसलिए तो अब हम भारत को कह रहे हैं कि भाई आप आएँ और मसला कश्मीर को हल करें। अगर आप इसे हल नहीं करेंगे तो उसके और रास्ते भी मौजूद हैं। अच्छा, आपने तो देखा है हमने कश्मीर के एक हिस्से को कैसे आज़ाद करवाया है, ये भी आप देख चुके हैं ना। आप देख चुके हैं कि हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाया है, ठीक है। तो आज़ाद कश्मीर आज़ाद हो सकता है तो मुकब्ज़ा कश्मीर भी आज़ाद हो सकता है। अगर आप हमें खींच के ले जाएंगे उस तरफ तो यकीनन फिर वो सारे रास्ते मौजूद हैं। और वहाँ जब वो लोग आपके साथ नहीं चलने को तैयार, आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाके तस्लीम कर चुके हैं कि ये मुतनाज़ा इलाका है, आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाके तस्लीम कर चुके हैं कि इन लोगों को हक़ खुद इरादियत देना चाहिए और इनको ये हक़ मिलना चाहिए और हम इसके लिए तैयार हैं, तो फिर आप इसके लिए अगर भारत ये सारा कुछ करे और अच्छे हमसायों की तरह रहे तो ना सिर्फ भारत को खुद बड़ा फ़ायदा होगा बल्कि इस पूरे खित्ते को बहुत फ़ायदा होगा। मैं वक्फ़ा लेना चाह रही हूँ। नाज़रीन, यहीं से कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम मार्का हक़ के ऊपर बात कर रहे थे, अभी भी डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अच्छा सर, ये भी बताएं कि जो जंग हो, एहतजाज हो, बहरान हो, तो मीडिया का किरदार बड़ा अहम रहता है इसमें। तो कहते हैं कि मीडिया आपकी राय कायम भी करता है, तोड़ता भी है, बनाता भी है। तो सर, जब जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया का किरदार आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ से मुल्तान के साथ कोई पोर्ट बना दी गई, वहाँ तक इंडियन आर्मी पहुँच चुकी थी, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के मीडिया का रोल आप किस तरह देखते हैं इस जंग? देखिए, इस अरसे के दौरान में मुझे कारगिल वार का जब ज़माना था उसका भी एक्सपीरियंस हुआ। तो हमारे यहाँ हमारी फ़ौज, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे ऐसे जंगी मराहल से गुजरी है कि
उसने बहुत सीखा है, और ये सीखने के जो मौके हैं ये दुनिया की किसी और फौज को नहीं मिले जितने पाकिस्तान को मिले हैं। कि हम मुसलसल जो है, जैसे हम कह रहे हैं कि हम जंगी कैफियत में हैं, मुसलसल जंग लड़ रहे हैं, और हमने इस सारे अमल से बहुत सीखा है। को हमें नुकसान भी हुआ, ज़ाहिर है अगर आप जंग की बात हो रही हो तो उसका नुकसान भी होता है, इसलिए हम माशी तौर पर पीछे रहे। लेकिन ये है कि हमने इससे बहुत सीखा। तो जब भी जंगी सूरत हाल होती है, हमारे यहाँ जो हमारे इदारे हैं वो अपने लोगों को जंग की जो रिपोर्टिंग होती है ना, उसकी ख़ास तरबियत करवाई जाती है। ठीक है, एक ख़ास मरहले से गुजारा जाता है, जो रिपोर्ट करने वाले लोग होते हैं कि जंग की रिपोर्टिंग जो है वो किस तरह करनी होती है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रखनी होती हैं। एक तो ये है कि हमारे मीडिया को कुछ थोड़ी सी वो ट्रेनिंग्स भी हैं, नंबर एक। नंबर दो ये है कि हम अपने मीडिया पर बहुत तनकीद करते थे माजी में ना, कि जी ये मीडिया इतना रिलायबल नहीं है, जी देखें जी अपने बहुत सारे मामलात उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करता है जी। लेकिन हमने एक मौका हासिल किया जिसमें हमें कंपैरिजन करने का एक अच्छा जो है वो चांस मिला। हमने भारतीय मीडिया के साथ पाकिस्तानी मीडिया को कंपैरिजन किया। अब भारतीय मीडिया ने क्या किया उस सारे अरसे में? भारतीय मीडिया ने जो ख्वाहिशात थी उनको खबर बना के पेश किया, खबर बना के। ठीक है, मतलब हम ये चाहते थे कि जी हम मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़ा कर लें, ठीक है, तो हमने सिर्फ इस ख्वाहिश को खबर बना के पेश किया, हमने मकबूजा कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। अच्छा, दो तीन चीज़ें बड़ी जो है भारतीय मीडिया में उभर कर सामने आई। एक तो उन्होंने ख्वाहिशात को, मुसलसल ख्वाहिशात को खबर बना के पेश किया। अच्छा, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने लोगों के सेंटीमेंट से खेला, उनके जज्बात से खेला, और लोग आपके खुद खिलाफ हो गए। भारत के अंदर जो है बड़ी नफरत पैदा हो गई अपने मीडिया के खिलाफ, दुनिया भर में बड़ी सुक्की हुई, और आपके बारे में बड़ी तोहिनामेज़ बातें हुई कि आप ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक तो उन्होंने ये ख्वाहिशात को खबर बना के पेश किया। दूसरा ये है कि ऐसा लगा कि वो खबर को पेश करने के लिए वेल इक्विप्ड भी नहीं है। जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने मुल्तान की पोर्ट पर कब्ज़ा करवाया, कभी लाहौर की बंदरगाह पे कब्ज़ा करवा रहे हैं। तो अच्छा, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि अगर आप आज के दौर में किसी भी जंगी सूरत हाल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो कम से कम आपको वर्ल्ड मैप जो है वो अच्छी तरह समझना चाहिए, ठीक है, और उसको ना सिर्फ समझना चाहिए बल्कि आपको उसमें जो रिलेशनशिप्स हैं, जो बॉर्डर्स हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। तो उसकी भी बड़ी कमी नज़र आई हमें वहाँ पर भारतीय मीडिया के अंदर। तीसरा एक जज्बात का एलिमेंट था जिसमें वो बहे जा रहे थे, और ऐसा मंज़र था कि वो इतनी जंग जो है वो मैदान में नहीं लड़ी जा रही थी जितनी उनके स्टूडियोज़ में लड़ी जा रही थी, और इस अंदाज से, जज्बाती अंदाज से वो चीज़ों को पेश कर रहे थे जैसे वहीं वार हो रही है, और उन्होंने वार रूम बना रखे थे और बड़े बड़े स्टूडियोज, इवन कि सर ऐसी भी रील्स भी बनी है, चीज़ें तोड़ डाली हैं, भागते दौड़ते फिर रहे थे स्टूडियोज के अंदर, और पता नहीं क्या मंजर बनाया हुआ था कि जैसे उसके अंदर ही, स्टूडियोज के अंदर ही जंग हो रही है। तो वो अच्छा, ये उनकी टेक्निक्स तो हैं लोगों को अट्रैक्ट करने की, ये टेक्निक्स हैं बुनियादी तौर पर कि लोग देखें, अट्रैक्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स वो हासिल करने की। लेकिन आप ये जो आम हालात की रिपोर्टिंग होती है और जंगी रिपोर्टिंग में बड़ा फ़र्क होता है। यही मैं आपको बता रहा था कि जंगी रिपोर्टिंग जो है वो बड़ी डिफरेंट है, उसके लिए बाज़ाब्ता तरबियत होनी चाहिए। जंगी हालात में हम सबको रिपोर्टिंग की इजाज़त भी नहीं देते। हम ये कहते हैं कि जिनको हमने तैयार किया है, जो इन मामलात को समझते हैं, वही रिपोर्ट करेंगे ताकि उनको पता हो कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, आपकी एक छोटी सी बात आपके पूरे इदारे को बैकफुट पे धकेल देती है। छोटी सी बात आप अपने इदारों के सामने भी जो है वो बैकफुट पे चले जाएंगे कि जी आपने ये क्या गलत बात की, और दुनिया के सामने भी ना आपकी मुंह से निकली हुई बात, आपकी कही हुई बात वो वापस तो नहीं आ सकती। लेकिन भारत में इसका कोई इदराक और एहसास ही नहीं था। वो कहे जा रहे थे और फिर जो है उसका नतीजा वही हुआ जो मंतकी अंजाम होना चाहिए था कि भारतीय मीडिया जो है वो उसको बहुत नुकसान हुआ। उसकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी थी ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा, और वहाँ जो है उनके लोगों ने खुद बड़ी शदीद तनकीद की। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की मीडिया को पाकिस्तान के अंदर बहुत पजीराई मिली। हमने जिस अंदाज से रिपोर्टिंग की उसको पाकिस्तान के अंदर बहुत पजीराई मिली। हमारे इदारों ने पहली दफ़ा, पहले भी ऐसे वक्तन फ़क्तन करते हैं, लेकिन पहली दफ़ा खुल के तस्लीम किया कि पाकिस्तान की मीडिया ने
बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया और साबित किया कि वो एक शानदार मीडिया है। फिर पूरी दुनिया ने इसे तस्लीम किया, दुनिया ने भी ये कहा कि पाकिस्तान की जो मीडिया की रिपोर्टिंग थी वो बड़ी कमाल थी। अब आप ये देखें, अभी ताज़ा सूरत हाल है, ईरान और अमेरिका की सालसी हो रही है ना, पाकिस्तान में हो रही थी ना, दो मुज़ाकरात के अदवार हुए, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग कितनी शानदार और कितनी जिम्मेदाराना हुई है, जिम्मेदाराना, ठीक है। अगर यही मंजर, यही मुज़ाकरात भारत में हो रहे होते तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि उनका मीडिया क्या मंजरनामा दिखा रहा होता है और वहाँ क्या हो रहा होता। एक मुज़ाकरात वो टेबल पर हो रहे होते उन फ्रीकैन, वो एक मुज़ाकरात इन्होंने स्टूडियोज़ में करने थे। तो ये आप देखें कि इसी ये जो ताज़ा सूरत हाल है, इसकी रिपोर्टिंग का भी आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की मीडिया ने कितनी जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की है। पूरी दुनिया का मीडिया यहाँ पाकिस्तान आया हुआ था इसको रिपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान ने उनकी कितनी ज़बरदस्त मेज़बानी की। तमाम लोग ये कह के गए हैं कि हम पाकिस्तान से बहुत मुतासिर हुए हैं। जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ ट्रीट किया गया है, जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया के लिए इंतजामात किए गए हैं, जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस दी गई है। देखें, उनको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है ना, तो इन्फॉर्मेशन आप किस तरह पास ऑन कर रहे होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जंगी सूरत हाल में भी यही होता है कि आपको जो इदारे हैं वो खुद भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कि ये मंजर है, ये हम बॉर्डर पे तो नहीं खड़े होते, तो वो इदारे पास ऑन कर रहे होते हैं। तो ये जो मज़ाकरात का मंजर था, उसमें भी साथी मज़ाकरात में तो नहीं बैठे होते, वो इदारे पास ऑन कर रहे होते हैं आपको इन्फॉर्मेशन। तो एक ज़िम्मेदाराना अंदाज से वो इन्फॉर्मेशन की गई, ज़िम्मेदाराना अंदाज से मामला चलाए गए। यही वजह है कि मज़ाकरात आज तक चल रहे हैं, मज़ाकरात आज तक चल रहे हैं, वरना तो ये सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता। सर, कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मार्का हक के ऊपर। अच्छा सर, जब भी कुछ ऐसी जंगें होती हैं या छोटी मोटी कार्रवाइयाँ होती हैं तो उसमें आलमी ताकतें अपना किरदार अदा करती हैं। आपने जिक्र किया कारगिल का, तो सर कारगिल में और अब में क्या फ़र्क नज़र आया है? उस वक्त भी आलमी ताकतों ने किरदार अदा किया था और अभी भी किया है। अच्छा, ये जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई जंग हुई है या झड़पें हुई हैं तो अमूमी तौर पर अमेरिका का किरदार जो है वो भरपूर अंदाज से सामने आता है। पाकिस्तान क्योंकि तवील अरसा सीटो और सेंटो का भी मेंबर रहा, ये वो इत्तेहाद थे, दिफाई इत्तेहाद थे अमेरिका के बने हुए, तो पाकिस्तान उनका बाज़ाब्ता मेंबर था और इन इत्तेहादों में ये शामिल था कि किसी एक मुल्क पर हमला जो है वो बाकी मुल्कों पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो ये ममालिक पाबंद भी थे पाकिस्तान की सपोर्ट करने के। लेकिन हम माजी में देखते रहे कि हम जब भी भारत के साथ ऐसी कोई कैफियत हुई तो हम दुनिया को पुकारते रहे कि भी हमारी मदद की जाए और भारत को जारियत से रोका जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भारत को आकर 71 में हमारे मुल्क को तकसीम कर दिया गया। हम इंतज़ार ही करते रहे कि अमेरिका मदद को आ रहा है और बरतानिया मदद को आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ और हमारा मुल्क जो है वो एक नंगी और वाज़े जारियत के ज़रिए भारत ने जो है मशरक़ी पाकिस्तान में दाखिल होकर वहाँ पर सूरत हाल ख़राब करके, जिसका वो इजहार भी करते हैं, बड़ा खुल के वो कहते हैं कि हमने ये किया है। तो उन्होंने ये किया और ये सारे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी थी, उन्होंने ये करके और इसको अपने खाते में डाला और दुनिया इसमें मदद के लिए नहीं आई। जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका आता है अमूमी तौर पर, अक़वाम मुत्तहिदा का भी किरदार रहा। जैसे 47 में जब ये सूरत हाल ख़राब हुई कश्मीर की, तो उस वक्त भी भारत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में गया था और अक़वाम मुत्तहिदा ने ये सीज़ फायर कराया था, जिसे हम कंट्रोल लाइन कहते हैं। मतलब वो जंग बंदी की लाइन है आज तक ना, कि यहाँ जंग रोकी गई थी कि ये मामला अभी हल करते हैं, आप यहीं रुक जाए जहाँ जहाँ मौजूद है, यहीं आप रुक जाए और इस मामले को हल करते हैं। ये भारत गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग रुकवाई थी और ये आज तक जो है वो हम इंतज़ार ही कर रहे हैं कि शायद इस मसले के हवाले से कुछ पेशरफ्त हो। तो अमेरिका ने अभी ये जैसे ताज़ा हमारी जो वार थी, इसको भी अमेरिका की मुदाखलत से ये रोकी गई और अमेरिका ने ये जंगें रुकवाई तो हैं, झड़पें भी रुकवाई हैं, क्योंकि अमेरिका अब जो है वो अकेला सुपर पावर है। कारगिल के वार में भी अमेरिका का रोल सामने आया। तो ये अमेरिका का किरदार तो हमेशा रहता है, अब दुनिया भर की जंगों में है। जैसे अब वो कहते फिर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के मैंने 7-8 जंगें रुकवाई हैं और मैं जंगों का बड़ा मुखालिफ हूँ और अमन लाना चाह रहा हूँ। तो अमेरिका जो है वो दुनिया भर में कहीं, क्योंकि अब वो अमेरिका अकेला चौधरी है ना जी, वो ज़ाहिर है सोल सुपर पावर है तो उसकी अहमियत तो है। तो रूस और यूक्रेन के दरमियान भी वो आज भी मसालत के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसकी अहमियत अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन एक हमने सबक सीखा है, ठीक है,
वो जो पिछली जंगें थी जिसमें हम सीटो और सेंटो के मेंबर थे, इत्तेहादी थे, हम नॉन नेटो इत्तेहादी रहे अमेरिका के, तो इन सारे इत्तेहादों के बावजूद हमने सबक सीखा है कि आपको अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है। अपनी जंग खुद लड़नी, आपकी जंग कोई नहीं लड़ता। आप अगर ये इस इंतज़ार में रहें कि जी आके हमें फ़लाँ मुल्क बचाएगा। अब देखिए ना, अभी ताज़ा यूएई की सूरत हाल है या वहाँ बाकी ममालिक में जहाँ भी सूरत हाल है, तो अमेरिका वहाँ मौजूद है ना, ठीक है, जंग तो हर मुल्क को अपनी खुद ही लड़नी पड़ रही है। तो हम इसको, ये बड़ा अच्छा हुआ कि हम इसको अंडरस्टैंड कर गए, हमने इसको समझ लिया और हम ये जो मजबूरियां थी और बैसाखियां थी इनको हमने तोड़ दिया, उससे बाहर निकल आए और खुद, और हमने ये तय किया कि हमें अपनी जंग खुद लड़नी है। हमें किसी का इंतजार नहीं करना कि अमेरिका मदद के लिए आएगा, चीन मदद के लिए। मदद तो अच्छी बात है, दोस्त आपकी मदद करते हैं, ठीक है, लेकिन हमने ये तय किया कि हमने अपनी जंग खुद लड़नी है। हम जिस खत्ते में मौजूद है, हमें भारत ने पूरी कोशिश की है कि चारों तरफ से घेरा दिया जाए। मतलब आप देखें ना, एक तरफ भारत का खुद एक लंबा बॉर्डर है, ठीक है, एक तरफ अफ़गानिस्तान का तवील बॉर्डर है, एक तरफ ईरान का तवील बॉर्डर है। तो ना सिर्फ अफ़गानिस्तान, भारत के अंदर जो है इस बॉर्डर से टेंशन मुसलसल बरकरार रखी, अफ़गानिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार के ज़रिए वहाँ पर सूरत हाल पाकिस्तान के लिए ख़राब कर दी, और उधर से एक किस्म का भारत ने हमला किया है थ्रू अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर। और ईरान की सूरत हाल भी, ईरान और हमारे बॉर्डर में बलूचिस्तान में भी पूरी सूरत हाल ख़राब करके उधर भी जो है वो चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की। लेकिन हमने अपना दिफा खुद किया है, अपनी हिकमत अमली के ज़रिए जो है इस जंग को लड़ा है। और ये बात आपकी ठीक है कि ज़ाहिर है आलमी ताकतों का किरदार तो हमेशा रहेगा, जहाँ वो जंग चाहते हैं वो रुकवा लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा ना कि जी मेरी एक ही धमकी पर जो है वो दोनों ने जंग रोकने का, क्या धमकी क्या थी, टैरिफ की धमकी, वो कहते थे मैंने टैरिफ की धमकी दी और जनाब वो जंग रुक गई। तो इन ताकतों का जो किरदार है वो तो रहता है। डॉक्टर अमजद बुखारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाजरीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नए मेहमानों का आपसे तारुफ करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है और उसको भरपूर तरीके से जीना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी तब मुश्किल बन जाती है जब बार बार ज़िंदा रहने के लिए खून लगवाना पड़े और उसका अरेंज करना पड़े। अरेंज करना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया की बीमारी के ऊपर, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। एक वजह इसकी कज़न मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है अनफॉर्चुनेटली। अगर आप कज़न मैरिज करना भी चाहते हैं, बहुत मजबूरी भी है, तो आप कम से कम थोड़ा सा कोशिश किया करें कि अपनी हेल्थ के कुछ टेस्ट एवेल्यूएशन करवा लिया करें, कि ताकि मज़ीद इस चीज़ को आगे आपके बच्चे, आने वाली जनरेशन्स इसको फेस ना करें। आज इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सादिया मजीद से पैथोलॉजिस्ट हैं। मैडम, वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू। कैसी हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैडम, सबसे पहले ये बताएं कि थैलेसीमिया जैसी बीमारी ये बच्चों में कैसे मुंतकिल हो रही है? अच्छा, पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया जो है वो एक मौरूसी बीमारी है और ये मतलब जेनेटिक डिज़ीज़ है जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है बेसिकली। मतलब ये ऐसी नहीं है कि जैसे हम कहते हैं ना कि इसकी कोई कॉज जो है बाहर से आती है या कोई ऐसी चीज़ यूज़ होती है जिसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है। थैलेसीमिया जो है एक मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन में जो है जेनेटिक चेंजेस होती हैं, जिसकी बुनियाद पर फिर जो है बच्चों में वो मुंतकिल हो जाती है। थैलेसीमिया दो किस्म का होता है, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। ठीक है, जो हम थैलेसीमिया की बात करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि खून लगता है बुनियाद उसमें, वो हम थैलेसीमिया मेजर की बात करते हैं, क्योंकि जो थैलेसीमिया माइनर वाले हैं उनमें सिम्टम्स नहीं नज़र आते। अब दोनों पेरेंट्स जो हैं थैलेसीमिया माइनर होते हैं या कैरियर होते हैं। ठीक है, थैलेसीमिया माइनर या कैरियर होना ज़रूरी है पेरेंट्स का, दोनों पेरेंट्स का, फॉर कि फर्दर उनका बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर हो। क्योंकि जो थैलेसीमिया माइनर वाले वालिदैन हैं दोनों, अगर उनको नहीं पता शादी से पहले कि दोनों पेरेंट्स माँ और बाप थैलेसीमिया माइनर हैं, तो उनके बच्चों में जो है 25% चांस होता है थैलेसीमिया मेजर होने का और 50% चांस होता है कि उनके बच्चे उन्हीं की तरह थैलेसीमिया माइनर होंगे और 25% चांस होता है कि नॉर्मल हो। अब ये चांस ऐसे नहीं है कि ये चांस हर प्रेगनेंसी में है। मतलब उनके अगर 4 बच्चे हैं, वो चारों के चारों ही ये चांस होगा कि वो थैलेसीमिया मेजर हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि एक बच्चा नॉर्मल हो गया है तो दूसरा थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा, या एक थैलेसीमिया मेजर है और बाकी बच्चे भी थैलेसीमिया मेजर होंगे। हर बच्चे की बारी उतना ही चांस है
कि वो थैलेसीमिया मेजर होने का, थैलेसीमिया माइनर के वालदैन के बच्चों में, ठीक है। तो इसीलिए जब तक हम उस डिज़ीज़ का हमें पता नहीं होगा कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो थैलेसीमिया माइनर हैं और उनका टेस्ट नहीं हुआ होगा, तो अच्छा ये ना फैमिलीज़ में होती है, तो इस वजह से उनको पता होता है कि हमारी फैमिली में थैलेसीमिया है, तो हम पहले से इसकी स्क्रीनिंग करवाएं। मतलब ये ऐसे नहीं है कि एकदम से, बहुत कम होता है कि बाहर से भी, मतलब जैसे आपने एक फैमिली में एक खातून को या एक बच्ची को थैलेसीमिया माइनर है और उसकी फिर जिससे शादी हुई है उसको खुद भी नहीं पता था, उस बच्चे को, मतलब वो जो उसका हस्बैंड था, पार्टनर था, उसको भी थैलेसीमिया माइनर था, और दोनों की क्योंकि स्क्रीनिंग नहीं हुई तो आउट ऑफ फैमिली भी हो सकता है, ये नहीं कि जो है फैमिलीज़ में ही हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली में है तो आपको लाजमी चेक करवाना चाहिए। अच्छा मैडम, अगर एक थैलेसीमिया माइनर हो दूसरे पार्टनर ना हो तब भी चांसेस होते हैं ट्रांसफ़र होने के? नहीं, इसके लिए दोनों, क्योंकि मैंने यही कहा ना कि दोनों पेरेंट्स का जो है वो कैरियर होना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें ये चांस होगा कि वो थैलेसीमिया माइनर का, तो उसमें चांस होगा कि वो उनके बच्चों में थैलेसीमिया माइनर हो सकता है, लेकिन मेजर का चांस नहीं होगा, जिसमें जो हम डिज़ीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जो डिज़ीज़ बर्डन है, जिसमें जो है डिफेक्ट होता है, बेसिकली ये जेनेटिक म्यूटेशन होती है हमारे जिस्म के अंदर, जो हीमोग्लोबिन है वो सही नहीं बनती, और जब हीमोग्लोबिन सही नहीं बनती तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को वो सही नहीं पहुंचती। अच्छा, दूसरा मैडम ये भी बताएं कि ये जो थैलेसीमिया है पाकिस्तान में, इसके बढ़ते हुए केसेस, और पाकिस्तान में डेफिनेटली कज़न मैरिज भी बहुत ज़्यादा है, क्या ये एक कॉज है या और भी इसकी कॉजेज़ है? मैंने यही बताया कि एक तो डेफिनेट ये कॉज है कि आपके जो हैं कज़न मैरिजेस में, और वो उन फैमिलीज़ में जिनमें थैलेसीमिया रन करता है, मतलब उनकी फैमिलीज़ में ये हिस्ट्री होती है कि बच्चों को खून लगता है हर महीने, और अगर उन्हीं फैमिलीज़ में कज़न मैरिज हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो है फर्दर भी वहाँ पे थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट जो हैं वो बच्चे पैदा होंगे। और लेकिन मैंने यही बात की कि अगर फैमिली में रन करता है और आप थैलेसीमिया माइनर है, आपको पता नहीं आप नॉर्मल हैं, आप थैलेसीमिया माइनर हैं या थैलेसीमिया मेजर होंगे तो पता होगा वो तो कि भाई आपको ब्लड लग रहा होगा अगर एक पार्टनर है, और दूसरा पार्टनर जब वो तलाश करते हैं तो हमारे मुल्क मसल में ये बड़ी एक अजीब सी बात समझी जाती है कि हम किसी को कहें कि आप पहले से ना शादी से पहले टेस्ट करवा लें, और मतलब बीइंग ये कि ना आप कहें कि नहीं हमारी फैमिली में क्योंकि ये डिजीज़ है तो आप अपनी फैमिलीज में, तो हमारे तो कंसेप्ट ही पाकिस्तान में ये है कि वो कहेंगे कि अच्छा इनकी फैमिली में तो बहुत रिश्ता भी नहीं होगा, रिश्ता भी नहीं होगा, और इनकी फैमिली में तो पहले से ही बीमारी है, तो हमारे ही बच्चे या हमारी नस्ल जो है आगे वो जाके अफेक्टेड ना हो। तो उसमें मेजर जो इसकी थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट कहनी चाहिए, थैलेसीमिया का बचाव कहना चाहिए, वो यही है कि आपने जो है प्री मैरिटल स्क्रीनिंग करानी है। छोटा सा एक टेस्ट है जो है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप दोनों जो है पार्टनर का होता है, उसमें हमें पता चल जाती है कि जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी है वो दोनों में कौन सी किस्म पाई जाती है। अगर वो उसमें थैलेसीमिया माइनर होते हैं या दोनों थैलेसीमिया माइनर पार्टनर होंगे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उनकी शादी ना हो। अच्छा, दूसरा मैडम ये भी बताएं जो थैलेसीमिया होता है उसकी इब्तदाई अलामात क्या होती हैं? अच्छा, अब ये जो थैलेसीमिया है ना, क्योंकि इसमें जो है ना फीटल हीमोग्लोबिन जो हमारे बच्चे में ड्यूरिंग माँ के पेट में जो हीमोग्लोबिन होती है ना वो डिफरेंट होती है, और जैसे ही बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है 6 महीनों तक हमारी वो फीटल हीमोग्लोबिन अडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो 6 महीने तक सिम्टम नहीं आते क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हीमोग्लोबिन वही है जो बच्चे वाली है। तो 6 महीने बाद जो है उनमें सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं बच्चे में कि बच्चा बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है, उसके फेशियल फीचर्स जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं इसमें, क्योंकि जो है आपकी बोन्स जो है अफेक्टेड होती हैं, फेस जो है ना, फेस की बोन्स जो है वो हार्ड होके और डिफरेंट जो है उसका फीचर होना शुरू हो जाता है, तिल्ली बढ़ जाती है, पेट फूलना शुरू हो जाता है बच्चे का जिगर जो है उसका साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी जो है हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं बन रही। वो जो हीमोग्लोबिन अडल्ट है जो बननी चाहिए थी, जिसकी वजह से हमारे RBCs की प्रोडक्शन नॉर्मल हो, वो RBCs नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं प्रोड्यूस कर रहे, RBCs डिफेक्टिव हैं, उनकी हेमोलिसिस हो रही है, जाके जिगर में, तिल्ली में वो जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। उनको डिस्ट्रक्शन की वजह से वो जो आपका जिगर और तिल्ली है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और पीलापन शुरू हो जाता है, और HB जो है आहिस्ता आहिस्ता डाउन करना शुरू हो जाती है। बच्चा बहुत ज़्यादा थका थका रहता है और उसमें बहुत फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता
जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारी की तरफ, अगर उसको खून ना लगवाया जाए तो फिर उसकी बीमारी बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरा मैडम ये भी बताएं, जो थैलेसीमिया माइनर होते हैं क्या उनमें भी HB डेफिशिएंसी की कोई शिकायत होती है? थैलेसीमिया माइनर के जो हैं उनमें HB डेफिनेट कम होती है, लेकिन उनके फीचर्स इतने जो हैं वो नहीं होते। जिस तरह से मैंने कहा कि इतनी HB कम हो जाए, HB कम भी अगर होती है ना तो नॉर्मल होती है वो। जैसे दूसरों में जो है, जो थैलेसीमिया मेजर है उसमें HB ही डिफेक्टेड है, मतलब जो नॉर्मल होनी चाहिए HB वो HB नहीं है उनमें, थैलेसीमिया मेजर वालों में। लेकिन माइनर वालों में ये है कि HB कम होती है, लेकिन उनमें रोज़मर्रा की जो है ना ज़िंदगी वो नॉर्मल गुजार रहे होते हैं। हाँ, बहुत कभी ऐसा हुआ कि कोई ब्लड टेस्ट उन्होंने रैंडम करा लिया और ब्लड में पता चला कि HB की मिकदार भी कम है और एक दो और पैरामीटर्स होते हैं, MCV वो कम है, और उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो थोड़ी सी जो है ना थैलेसीमिया माइनर वाली है, तो जाके पता चलता है। वरना अक्सर थैलेसीमिया माइनर वाले पेशेंट जो हैं वो अपनी, मतलब पेशेंट कहना चाहिए या इंडिविजुअल कहना चाहिए, थैलेसीमिया माइनर के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुजार रहे होते हैं। नॉर्मल। अच्छा मैडम, ये भी थोड़ा सा बता दें, जो थैलेसीमिया माइनर के पेशेंट होते हैं उनमें HB की डेफिशिएंसी होती है, तो उनको कौन सी फूड और चीज़ें लेनी चाहिए कि ताकि वो अपनी HB को इम्प्रूव कर सकें? अच्छा बात, और अक्सर ख़वातीन में भी वैसे HB का काफ़ी इशू रहता है। बिल्कुल, ये हम HB के हवाले से ही स्पेसिफिकली बात करेंगे। दिस इज़ नॉट फॉर द ट्रीटमेंट, हम कहें कि थैलेसीमिया मेजर के पेशेंट के लिए हैं। हम ये बात कर रहे हैं अभी ओनली पॉइंट ऑफ व्यू HB के हवाले से कि हम अपनी HB को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो HB के लिए जो है वो तो हम यही कहते होते हैं कि सब्ज़ पत्तों वाली ग़िज़ाएँ या ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिनमें आयरन हो। ऐसा जो है फूड जिस तरह से जिसमें जो है मैंने कहा सब्ज़ पत्तों वाली ग़िज़ाएँ, जैसे पालक हो गया, और ऐसे फ्रूट जो काट के रखने से, जैसे एप्पल है, एप्पल आपका जो है आयरन का सोर्स है, ऐसा फूड जो काट के रखने से ब्लैक होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ गुड सोर्स ऑफ आयरन जो है ना। ऐसे नट्स हैं, नट्स में हमारा जो है वो आयरन होता है। इसी तरह जो है सब्जियां, फल, ये चीज़ें जो है हमें रूटीन में खानी चाहिए अपनी जो है HB को डेवलप करने के लिए। एप्पल तो है रिच सोर्स है आयरन का जो है ना, बड़े मतलब जो प्रेग्नेंट ख़वातीन की आपने बात की, उनको कहा जाता है कि डेली जो है आप 2 से 3 सेब खाएं, मतलब और उसमें भी जो है ना आपको पल्प लेना चाहिए। जो एप्पल का पल्प होता है वो ज़्यादा रिच सोर्स है आयरन, वो ज़्यादा रिच सोर्स है। अच्छा मैडम, दूसरा ये भी बताएं, क्या थैलेसीमिया का कोई मुकम्मल इलाज भी मुमकिन है? बिल्कुल, थैलेसीमिया के हमारे यहाँ जो आजकल मतलब जो नॉर्मली इलाज लोग करवाते हैं वो तो यही कि खून लगवा लेते हैं, जैसे ही 2 से 3 महीने बाद उनकी खून की कमी हो जाती है दोबारा से जो है उनको खून लगवा लेते हैं पेरेंट्स जो हैं। जो इसका मुकम्मल इलाज है वो तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में जैसे हमारी बॉडी के हर सेल का एक स्टेम सेल होता है जिससे सेल्स बनते हैं, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट में भी आप कहते हैं ना, तो उसमें भी यही होता है कि स्टेम सेल जो हैं वो उस पेशेंट को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, उनकी फिर रिप्रोडक्शन होती है। ऐसे ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट में बोन मैरो स्टेम सेल ट्रांसफ़र करते हैं बच्चे में, उसके अपने बहन भाई जो हेल्दी हैं उसका, क्योंकि इसमें मुकम्मल इलाज तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। जो मेजर इसमें इशू आता है एक तो ये कि आपका किस इंस्टीट्यूट में हो रहा है, बहुत एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान में भी हर जगह पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो उसमें पहले तो हमारी पॉपुलेशन इतना पेइंग नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे नहीं है ये चीज़ें अवेलेबल, प्राइवेट ही आपको कराना पड़ता है। तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमारी अफोर्ड नहीं करती। सेकेंडली, किस एनवायरनमेंट में हो रहा है, उसके चांसेस कैसे हैं कि वो मुकम्मल सेहतयाब होगा, कि जब वो ट्रांसफ़र होता है तो अक्सर रिजेक्शन भी हो जाती है कि अगर उनको पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ही, ठीक है। और उसमें अगर उसका अच्छा हो जाता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, फिर तो बच्चा जो है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा से जो है वो शुरू कर लेता है। उसमें फिर उसको हर 2 महीने बाद जाके ब्लड नहीं लगवाना पड़ता। ठीक है, कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अब ज़रा चलते हैं अपने वेजिटेबल सेगमेंट के जानिब, उस पर हमें अपडेट करेंगे राना सलमान जी। सलमान, अपडेट कीजिएगा। पेट्रोलियम के बढ़ते नरखों ने जहां पर आवाम का जीना दोबर किया, वहीं पर खुद सख्त महंगाई करने वाले अनासर ने भी आवाम को जो वो दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। और आवाम जो है वो इस वक्त ये देख रही है कि
हुकूमत क्या कर रही है, और हुकूमत के जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो सिर्फ दफ्तरों की जीनत बनकर बैठे हैं। आज के सरकारी नरखों के हवाले से बात करेंगे तो अदरक का सरकारी नर्ख 270 रुपये रखा गया, अरवी 255 रुपये, पालक 25 रुपये, और अरवी देखी जाए तो मार्केट के अंदर इस वक्त 320, अदरक जो है वो 350 और पालक जो है वो 35 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। लोकल प्याज का रेट 35 रुपये है, टमाटर 20 रुपये है, और पेठा जो है वो 30 रुपये रखा गया, मगर मार्केट के अंदर लोकल प्याज 50, टमाटर 30 और पेठा जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। तोरी का सरकारी नर्ख जो है वो 90 रुपये, सब्ज़ मिर्च का सरकारी नर्ख 45 और खीरा 50 रुपये रखा गया, मगर मार्केट के अंदर तोरी जो है वो 100, सब्ज़ मिर्च जो है वो 80 और खीरा जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी नर्खों में देसी लहसन 110 है, और लीमू जो है वो 340 रुपये उसका रेट रखा गया, मगर मार्केट के अंदर देखा जाए तो इस वक्त देसी लहसन जो है वो 180, और जो इस वक्त लीमू है वो उसकी ऊँची उड़ान है, 500 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त हो रहा है। अब फलों का बादशाह कहलाया जाने वाला आम जो है वो भी मार्केट में आ चुका है। सिंध से आम जो है वो पंजाब में दाखिल हो चुका है, और सिंदड़ी आम जो है उसका सरकारी नर्ख जो 340 रुपये है। मालदा सरोली जो है उसका रेट 160 रुपये, मगर मार्केट के अंदर इस वक्त आम सिंदड़ी जो है वो इस वक्त 500 रुपये, और मालदा सरोली जो है वो 350 रुपये उसका रेट जो है वो मुकर्रर किया गया है। आड़ू का सरकारी नर्ख 205, पपीता 320 और तरबूज जो है वो 40 रुपये रेट रखा गया, मगर मार्केट के अंदर इस वक्त आड़ू 250, पपीता 400 और तरबूज जो है 80 रुपये फ़ी किलो तक जो फ़रोख्त किया जा रहा है। चेरी का डब्बा जो है वो 450 रुपये रेट उसका मुकर्रर किया गया, खरबूजे का 160 रुपये, और सेब जो है वो 420 रुपये मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट के अंदर चेरी का डब्बा जो है वो इस वक्त 750, सेब जो है वो 550 और खरबूजा जो है 160 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त किया जा रहा है। और ब्रायलर चिकन का रेट जो है वो आज का 519 रुपये है, और अंडे जो है वो 220 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरी सस्ते में और मियारी सब्ज़ियाँ और फल जो है वो ख़रीद सकें। जी बहुत शुक्रिया सलमान। आम सिंध का दाखिल हो चुका है मुल्तान में, तो आप भी इंजॉय करें, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट थोड़ी सी एहतियात बरतें। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे थैलेसीमिया के ऊपर, तो मैडम सबसे पहले ये भी बताएं कि जो मुश्किलात होती हैं इन बच्चों को, बड़ों को, वो कौन सी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है? अच्छा, डेफिनेट बात है कि आप ये सोचें कि हमें कभी खुदा न खास्ता ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो बंदा कहता है कि किससे कहें, पहले ब्लड ग्रुप चेक होते हैं, फैमिली में चेक होता है, उनका नहीं मिलता। आजकल तो वैसे भी कोई किसी को फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं होता। पहले फिर भी कोई बात करते थे तो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना तैयार होते थे इसके लिए। तो आप ये सोचें वो बच्चा जिसको हर महीने या 2 महीने बाद ख़ून लगना है, वो कहाँ से अरेंज करेंगे उनके पेरेंट्स जो हैं, या किस तरह से जो है ना। और वो भी पता है कि डिज़ीज़ बर्डन ऐसा है कि आप अपने साथ वाले जो बहन भाई हैं उनका भी नहीं ले सकते, कि उनका भी नहीं पता डिज़ीज़ हैं, थैलेसीमिया माइनर हैं, किस तरह से हैं। तो उसमें किस तरह से ख़ून हर महीने 2 महीने बाद अरेंज करना एक इतने ग्रॉस लेवल पे, और तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर खून को लगने के बाद जिस्म में जैसे जैसे मतलब शुरू में तो खून लगा, बच्चा बेहतर हो गया, 2 महीने उसने बड़े अच्छे गुजार लिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें जब जैसे ही हमारे जिस्म में खून जाता है तो खून के साथ साथ हमारा जो है उसमें आयरन भी होता है। तो आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरलोड होना शुरू हो जाता है, और जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, लिवर में, डिफरेंट जो है ऑर्गन्स हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन हैं, उनमें जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो है ऑर्गन काम करना छोड़ देते हैं। हमारे दिल में आयरन की जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन्हीं बच्चों को फिर डायबिटीज़ हो जाती है, दिल की बीमारियां हो जाती हैं, या फिर जिगर जो है उनका काम करना छोड़ देता है। लेकिन साथ में फिर आयरन की चिलेटिंग एजेंट्स जो हैं वो देते हैं हम, जो आयरन की मिकदार को कम करते हैं उस खून के साथ। मतलब एक तो उसको खून की बोतल वो लगनी ही लगनी है, उसके साथ चिलेटिंग एजेंट्स जो हैं वो ड्रिप की शक्ल में या गोलियों की शक्ल में उस बच्चे को खाने ही खाने हैं। मैंने वही बताया कि थैलेसीमिया का मेजर जो नॉर्मल लाइफ है, जैसे हम कहें कि हमारे बच्चे एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, वो उस तरह से नहीं गुजार सकते। उनको इस सारे उसके बावजूद ब्लड लगने के बाद या उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उससे ज़्यादा हैं। जब तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट नहीं होता जो कि कामयाब हो और फिर उस बच्चे को वो नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाए, तब तक वो चीज़ें बच्चे के लिए और उसके पेरेंट्स के लिए और उसकी फैमिली के लिए वो मुश्किल ही रहती हैं। मुश्किल ही रहती है। अच्छा मैडम, ब्लड लगने के बाद भी इनका सर्वाइवल रेट कितना होता है कि ये सर्वाइव कर जाते हैं, या कुछ सर्टेन एज ग्रुप के बाद मसाइल खड़े हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि यही आपको बात की कि जैसे जैसे ब्लड हमारे जिस्म में जो है ना, जैसे जैसे ब्लड लगता है बच्चे को,
वो आयरन की मिकदार बढ़ती जाती है, और आयरन जब जिस्म के देखें दिल को अफेक्ट कर दिया, उसने जिगर को अफेक्ट कर दिया, तो जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल, अब डिजीज़ जो है वो एक अलहदा चीज़ है जो कि थैलेसीमिया मेजर जो खून की कमी की वजह से है, लेकिन अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये उसको खून लगने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसमें जो है ओवरलोड होने की वजह से, आयरन ओवरलोड होने की वजह से उसके डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चे हैं, अगेन वही बात कि एक तो अरेंज नहीं कर पाते उस मिकदार में, खून ना लगने की वजह से भी जो है उनका सर्वाइवल इतना नहीं है। लेकिन बच्चे मैंने देखे हैं जो कंटिन्यूटी में आजकल जिस तरह से मेडिसिन जो है वो आज आ गई हैं, 26 साल 28 साल तक भी जो है उनका सर्वाइवल होता है और वो ज़िंदा रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा बच्चे कॉम्प्लिकेशन उनको साथ में दूसरी डिसीज़ेज़ हो जाती हैं, तो उनका सर्वाइवल फिर उसके लिहाज से कम होता है सर्वाइवल। अच्छा मैडम ये भी थोड़ा सा बताएं कि ये किस जेंडर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मेल में या फीमेल में? अच्छा, क्योंकि ये ऑटोसोमल मैंने कहा रिसेसिव डिजीज़ है ना, तो उसमें जो है ये जेंडर डिपेंडेंट नहीं है, ये मेल्स को भी हो सकती है, फीमेल्स को भी जो है ना वो हो सकती है, क्योंकि ये दोनों पेरेंट्स से आ रही है, तो ये हर बच्चे में इक्वल ही जो है वो डिवाइड होती है। तो इसमें जो है वो जेंडर स्पेसिफिक का जो है ना वो कंसेप्ट नहीं आता, जैसे कुछ डिजीज़ जो जेनेटिक होती हैं वो ज़्यादा मेल्स में होती हैं या कुछ फीमेल्स में होती हैं, तो इसमें जो है वो सारे बच्चों को जो है ना वो तो पाकिस्तान में अभी तक के जितने पेशेंट्स हैं इक्वली मर्दों में भी है, फीमेल्स में भी है, ऐसे ही है। ओके। अच्छा मैडम, हमने पहले माइनर की तो बात की, जैसे एचपी की डेफिशिएंसी होती है उनके लिए मुतवाज़न खुराक कौन सी होती है, लेकिन जो मेजर थैलेसीमिया के होते हैं पेशेंट उनके लिए कौन सी खुराक बेटर होती है जो उनको लेनी चाहिए? अच्छा, उनकी भी खुराक में यही एक तो हम जैसे कह रहे हैं कि माइनर वालों को तो अपनी एचपी बिल्ड करनी चाहिए, थोड़ा सा जो है वो आयरन वाली ग़िज़ाएं खाएं, लेकिन थैलेसीमिया मेजर के वही मैंने बताया कि उनको क्योंकि ब्लड लग रहा होता है रूटीन में, वो उल्टा वो उनकी मेडिसिन या उनकी जो खुराक है वो डिफरेंट होती है आम बच्चों की निस्बत। जो आम बंदे या हम लोग जो आयरन बिल्ड करने के लिए खा रहे हैं, हम उल्टा उनको वो मेडिसिन दे रहे हैं कि आयरन उनके जिस्म से निकलता रहे। जो मैंने आपको बताया कि आयरन चिलेटिंग एजेंट्स या आयरन चिलेटिंग जो टैबलेट्स होती हैं उनके लिए, वो उनके जिस्म से उस मिकदार को ब्लड में एक ख़ास मिकदार में रहे और आयरन जो है उसको वो निकालती है फीसेस के थ्रू, ना कि स्टूल के थ्रू, फिर वो जो एक्सेस आयरन होता है वो निकल जाए। तो उनको आयरन वाली जो है वो तो खुराक हमने बिल्कुल नहीं देनी। और नॉर्मल जिस तरह से जो है आम बंदे को अपनी खुराक में फल का, सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, इनको उल्टा जो है हम आयरन वाली जो है चीज़ खुराक से जो है ना दूर इस वजह से रखते हैं कि उनको ब्लड लग रहा होता है। ब्लड लग रहा होता है। अच्छा मैडम, कोई सर्टेन एज होती है कि इस एज तक बच्चा सर्वाइव करेगा, उस एज के बाद नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसे कोई ख़ास स्पेसिफिक साइंटिफिकली वही मैंने कहा प्रूवन नहीं है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा इसको जो है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। अगेन वही बात जो मेन इस प्रोग्राम के थ्रू भी मैं आपको या सब को कहूँ कि हम थैलेसीमिया के ऊपर इसकी कॉज जानने या इसकी सिम्टम्स जानने या उसके बारे में ट्रीटमेंट जानने की तो बात करें, लेकिन जो मेजर हमारा फोकस होना चाहिए वो इसकी आगाही चाहिए कि हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करें। क्योंकि जो मेजर हमारा थैलेसीमिया की रोकथाम को रोकने के लिए स्टेप होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हम आवाम में इतनी आगाही फैलाएं कि ये एक देखें, एक बच्चा नहीं है, एक पूरी फैमिली जो है ना वो सफ़र करती है उस चीज़ से। तो अगर आप एक छोटा सा टेस्ट करवा लेंगे तो ये टेस्ट आपके लाखों रुपए बचा देगा, आपके लाखों की जो डेली के आपके खर्चे हैं और उसके अलावा जो आप सफ़र कर रहे हैं, जो आपका बच्चा सफ़र कर रहा है या जो आपकी फैमिली सफ़र कर रही है, ये उसको जो है वो बचा लेगा। नाज़रीन, टेस्ट बहुत ज़रूरी है, टेस्ट और आगाही भी बहुत ज़रूरी है, आगाही भी दें और टेस्ट भी कराएं। अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम थैलेसीमिया के मर्ज़ के ऊपर बात कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। अच्छा मैडम, ये भी बताएं कि कौन से टेस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और प्रेगनेंसी में कौन से टेस्ट कराने चाहिए और जो मैरिड लोग नहीं हैं उनको कौन से टेस्ट कराने चाहिए? थैलेसीमिया के हवाले से ही बात करेंगे कि हमें थैलेसीमिया कैसे पता चलेगा कि हमें थैलेसीमिया माइनर है, क्योंकि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि दोनों जो पेरेंट्स हैं, मतलब जो दोनों पार्टनर हैं, वो अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हों या कैरियर हों तो वो कैसे बच्चों में जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो पहले तो उनको कैसे पता करना है कि वो थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है,
उसके लिए एक सीबीसी टेस्ट होता है जो कंप्लीट ब्लड प्रोफाइल, जिसमें पता चलता है एचबी कितनी है, एमसीवी कितना है, उसका आरडीडब्ल्यू एक टेस्ट होता है वो कितना है, वो सीबीसी के पैरामीटर्स में आता है। सेकंड जो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसमें हमारी जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन अडल्ट है, वो जो है मिल के बनी होती है अल्फ़ा एंड बीटा ग्लोबुलिन्स से, जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होती है। लेकिन जो थैलासीमिया माइनर वाले होते हैं उनमें जो है वो हीमोग्लोबिन इसी क्वांटिटी में या उसमें नहीं बनती जैसे हीमोग्लोबिन अडल्ट में होती है, उसमें जो है वो डिफेक्टिव होती है। तो वो एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट है जिसमें वो क्वांटिटी बताता है कि इसमें हीमोग्लोबिन अडल्ट इतनी है, इसमें हीमोग्लोबिन फीटल पार्ट इतना है, उसमें फीटल पार्ट आपका मोर देन 3.5 होता है थैलासीमिया माइनर के पेशेंट में। तो अगर दोनों पार्टनर थैलासीमिया माइनर लेबल हो जाते हैं तो बेहतर तो यही है कि उनको फर्दर जो है वो मैरिज कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं कि नहीं जी, उनकी मैरिज जो है जैसे जी बचपन से तय थी या जो चीज़ था, कि अगर ऐसा भी है कि लाजमी करनी है थैलासीमिया माइनर की, आपने दोनों पार्टनर थैलासीमिया माइनर हैं और वो चाहते हैं कि वो जो है वो करें शादी, तो फिर जब फीमेल कंसीव करती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसके बाद जो है आप 10 से 13 हफ्ते जब प्रेगनेंसी होती है, 10 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जो है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग होती है, जो प्लेसेंटा के कोरियोनिक विलाई होते हैं उनका जो है वो सैंपल लिया जाता है और उनको फिर चेक किया जाता है कि वो जो है नॉर्मल हैं कोरियोनिक विलाई या डिजीज़्ड हैं, थैलेसीमिया मेजर वाले तो नहीं हैं। तो उसमें फिर जो है पता चलता है कि जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर तो नहीं होगा। और फिर थैलेसीमिया मेजर जब जो है नोटिफाई किया जाता है, अब वो भी एक बड़ा जो है फैमिली के लिए पॉइंट होता है कि उस बच्चे को अबॉर्ट कराना है, वरना तो देखें पूरी लाइफ का जो है वो बर्डन उस बच्चे पे भी और फैमिली पे भी है। तो बिफोर 3 मंथ जो है उसकी अबॉर्शन जो है, जो हम लीगली भी उसमें कहते होते हैं कि बिफोर 12 वीक्स जो है वो बच्चे की अबॉर्शन हो जाती है, और वो लीगल भी उस एस्पेक्ट में आ जाता है कि बिफोर 12 वीक्स आप को पता चल गया और आपने उसकी जो है बच्चा अबॉर्शन करा दिया अगर वो थैलेसीमिया मेजर है। अगर उसमें पता चला कि थैलेसीमिया मेजर नहीं है, नॉर्मल है या थैलेसीमिया माइनर है, फिर तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कराई जाती है। एक और टेस्ट भी है अमाइनोसेंटीसिस, उसमें भी जो है माँ के पेट से जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो लिया जाता है और फिर उसके ऊपर वो टेस्ट किए जाते हैं। वो भी इसी चीज़ के लिए होता है कि बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर जो तो नहीं है, उसमें कोई वो डिफेक्ट तो नहीं है, बेसिकली डिफेक्ट है, म्यूटेशन है, वो चेक की जाती है कि उस बच्चे में फर्दर जो है वो म्यूटेशन तो नहीं पाई जाती। तो अगर वो पाई जाती हो तो उसमें भी सेम वही बात कि थैलेसीमिया मेजर का बच्चा होगा तो उसका यही इलाज बताया जाता है कि उसको अबॉर्शन कराएं, ताकि जो है फर्दर जो है लाइफ वो भी ना सफ़र करें। और अगर नॉर्मल होगा, क्योंकि मैंने यही बात बताई कि एवरी प्रेगनेंसी में चांस है कि 25% के आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो, लेकिन इस बेस पे जो है प्रेगनेंसी कर लेनी और चेक ना करवाना कि भाई 75% चांस तो है कि नॉर्मल हो जाएगा, तो लेकिन वो 25% चांस लेना वो एवरी प्रेगनेंसी में है। और आपको नहीं पता कि बच्चा, मैंने यही बात की, वो बच्चा नहीं सफ़र कर रहा होता, वो पेरेंट्स नहीं सफ़र कर रहे होते, वो पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है। और फिर आप डिजीज़ बर्डन एक माशरे पे बढ़ा रहे हैं कि माशरे में जो है इतने थैलेसीमिया के बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो है इसकी थैलेसीमिया की रोकथाम या थैलेसीमिया का इलाज ही यही है कि आप पहले प्री मैरिटल ही स्क्रीनिंग करा लें कि पता चल जाए कि आप दोनों थैलेसीमिया माइनर नहीं हैं। और फिर अगर पता चल गया है तो उसकी आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो उसकी स्क्रीनिंग लाजमी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें और फिर इलाज और वो चीज़ें जो है वो ज़िंदगी को मुश्किल कर देती हैं, ज़िंदगी को मुश्किल कर देती हैं। अच्छा मैडम, ये भी बताएं, जाहिर सी बात है आपका मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस है इतना, तो जो जिनमें डायग्नोज हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान के बच्चों को थैलेसीमिया है, तो क्या ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि क्योंकि अबॉर्शन को पाकिस्तान में ख़ासकर अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता, तो आते हैं लोग कराने के लिए या शरह अभी भी कम है? यही मैंने बात की कि वो एक और ज़्यादा मुश्किल फ़ेज़ होता है कि जब एक जो है, और वो भी ख़ुसूसन जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो और आपको पता चले कि आपका जो है आने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर है, तो उस फैमिली को कन्विंस करना या उन पेरेंट को कन्विंस करना
फॉर फ्यूचर कि भाई आपका बच्चा जो है उसको देखें हर महीने या 2 महीने बाद खून लगेगा, उसको ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जब उसको खून लगेगा तो उसको ये बीमारी होगी। अच्छा, फिर वो बच्चा नॉर्मल भी नहीं होगा ना, उसके फेशियल फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, उसके जो है वो बॉडी के फीचर्स, पेट फूला हुआ होगा, वो पीला होगा, वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। तो उसको उन कॉन्सिक्वेंसेस को बता के और चीज़ें बता के तो हम करते हैं। बहुत सारे लोग, अब तो एजुकेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग ये चीज़ें मान लेते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग, मैं वही कह रही हूँ, वो तो टेस्ट ही नहीं करवाते। हमारा जो मेजर कंसर्न इस प्रोग्राम के थ्रू भी होना चाहिए कि हमें पता नहीं क्यों एक खौफ है हर चीज़ का कि हम ना टेस्ट नहीं करवाना, कि टेस्ट करवाएंगे हमें वो डिज़ीज़ निकल आएगी या हमारे बच्चे को वो डिज़ीज़ निकल आएगी, तो ये ऐसे ही जो है ना डॉक्टर्स ने बनाई हुई है या ये चीज़ है नहीं। तो उसके बाद लोग वाकई कि भाई फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि इसको अबॉर्शन कराना चाहिए या नहीं कराना। तो मैंने ये कहा कि बिफोर 12 वीक्स जो हैं हम उसको चेक करके और अबॉर्शन जो है क्या जो है पेरेंट को कह सकते हैं कि कराना चाहिए, और ताकि उनकी भी ज़िंदगी जो है वो सुकून से रहे और बच्चा भी जो है ना वो पेरेंट्स की लाइफ भी जाहिर सी बात है बच्चों के साथ कनेक्टेड होती है। जब तक आपका बच्चा ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली आप भी मेंटली ठीक नहीं होंगे। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम थैलेसीमिया के ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं कि जो गांव वाले एरियाज़ हैं और जो शहरी आबादी है, एजुकेटेड क्लास है, तो उनमें टेस्ट का रुझान है या कम है? टेस्ट का रुझान करवाते हैं लोग, नहीं करवाते और डेफिनेटली जो विलेज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी मसाइल होते होंगे। अच्छा, मसाइल हम बात करें पहले तो एजुकेशन के बारे में ना, कि मैंने यही कहा कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी एक बीमारी है। लोग उसको मतलब हमारे यहाँ तो पॉपुलेशन उसको जो है ना किसी उसमें ले जाती है कि ये समथिंग कोई उनके ऊपर एक क्या कहना चाहिए, अल्लाह ताला की आजमाइश है या किसी फॉर्म में जो है ना उन्होंने इस तरह से उनको आजमाइश दी है। लोग उसको बीमारी पहले से नहीं समझते ना, उस चीज़ को, उस कंडीशन को, उनको यही नहीं पता होता कि ये एक बीमारी है जिसके बारे में बात भी होनी चाहिए या जिसके बारे में हमें किसी को बताना भी है या जाना भी है। लोगों को पहले ये पता ही नहीं है क्योंकि एजुकेशन नहीं है, आगाही नहीं है। जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं कि भाई ये खून की बीमारी है, ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, मौरूसी बीमारी है, वालदैन से बच्चों में आ रही है, इस तरह से टेस्ट करवा के हम उससे बच सकते हैं। तो जैसे जितना हम उसको मीडिया के थ्रू, हम डिफरेंट मैस लेवल पे हम कैंपेन के थ्रू इस बीमारी को नहीं बताएंगे, तब तक उन लोगों को ये एजुकेशन ही नहीं आएगी। हमारे यहाँ तो जो है वो शहरी इतना एजुकेटेड पर्सनस इतना नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से इस बीमारी को लेके चलना है। तो हम किस तरह से ये उम्मीद करें वो दही इलाकों में जिनको पता ही नहीं, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, जिनको पता ही नहीं है थैलेसीमिया माइनर क्या होता है या ब्लड की भी कोई ऐसी डिजीज़ है कि क्योंकि उनको ये कंसेप्ट कि ऐसा क्या कि भाई खून की बीमारी है और बच्चों में जो है वो हो जाएगी, वो भी हमारी वजह से। तो उनको ये बताना, ये समझाना, ये एक बड़ा मुश्किल टास्क भी है और इतना जो है उनको लेके आना कि भाई टेस्ट भी करवाएं। एक थिंग है कि एजुकेट करना डिज़ीज़ के बारे में, सेकंड थिंग है कि हमने फिर उसको डिज़ीज़ को करना कैसे है, ठीक कैसे करना है, हमने उनके उस चीज़ के लिए टेस्ट करवाने हैं, उनको टेस्ट के लिए मनाना कैसे है कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जब उनको बताएंगे तो फिर जो है हम टेस्ट के तरफ लेके आएंगे। थर्ड थिंग कि टेस्ट करवा लिया है और फिर वही बात कि फर्दर अगर आ गया है तो फिर उसको कैसे लेके चलना है कि थैलेसीमिया मेजर है तो उसका अबॉर्शन करवाना और वो सारी चीज़ें कराना, क्योंकि ये सारी चीज़ें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाती हैं कि अगर आपका थोड़ी कुछ दिन बाद पता चला, फॉर एग्जांपल उन्होंने माइनोसेंटीसिस 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे किया है, तो फिर उनको ये हो जाता है कि नहीं अब तो बच्चा 4 माह का हो गया है, 5 माह का हो गया है प्रेगनेंसी में, तो अब हम इसको कैसे अबॉर्शन कराएं। तो लोग जाके उनसे इस्लामिक स्कॉलर से वो भी पूछते हैं। लेकिन अब तो खैर इतनी ज़्यादा एजुकेशन आ गई है कि ये चीज़ें हैं कि लोगों को पता होता है और वो जो है ख़ुसूसन जो ये शहरों के लोग हैं या ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अपनी फैमिलीज़ में इस चीज़ को बताते हैं और वही लेके आते हैं कि पेशेंट्स को कि हमारी जो है फ़लाने कज़न को था और इसको भी हम जो है अब शादी कराने जा रहे हैं तो आप इनका चेक करें, टेस्ट जो है ना। लेकिन
क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें रहते हुए इस चीज़ को कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अभी आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने तो ये रूल पास किया हुआ है उसमें ना कि उनके हर जो थैलासीमिया वाली फैमिलीज़ हैं जितनी उनकी जब भी कज़न मैरिजेस होती हैं तो वो पहले वो टेस्ट करवाते हैं, फिर उनके जो है ना वो ये उनका एक एक्ट उन्होंने पास किया हुआ है कि इतना ज़्यादा थैलासीमिया बच्चों के बाद। तो हमारे ये इधर पंजाब में भी होना चाहिए और के थैलासीमिया के जो फैमिलीज़ हैं स्पेसिफिकली उनको अपना लाजमी टेस्ट शादी से पहले कराना चाहिए। शादी से पहले। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं कि क्योंकि आपका तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ, पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता होगा, कि किस तरह की कोई कैंपेन्स डिज़ाइन की जाए कि इनको आगाही दी जाए लोगों को कि आप थैलेसीमिया के ऊपर स्क्रीनिंग करवाएं, ये एक ऐसा मर्ज़ है जो आपकी जानलेवा आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली में किसी के लिए भी साबित हो सकता है, तो किस तरह इसको मैनेज किया जाए क्योंकि आगाही भी बहुत कम है। बिल्कुल, मैंने अगेन यही बात कि थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट है ही यही। थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट है बचाओ, प्रिवेंशन इज़ द ओनली ट्रीटमेंट फॉर थैलेसीमिया, कि जब आप इससे बचेंगे तो ही आप इसको क्योर कर सकते हैं, इसके पेशेंट्स आप कम कर सकते हैं और फिर आप जो है इस डिज़ीज़ को से अपने मुल्क को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कम करके फ्री कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपकी प्रिवेंशन नहीं होगी तो आप इस डिज़ीज़ को ऐसे ही बर्डन के साथ, इस डिज़ीज़ बर्डन के साथ आप अपने मुल्क में रहेंगे। तो आपने जैसे जैसे इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है विद एजुकेशन, जो आप कह रहे हैं एजुकेशन, या आप कहें कि आगाही किस तरह से दे सकते हैं। एक तो हम जिस तरह से आपके चैनल पे इस प्रोग्राम के तवज्जुद से कर रहे हैं, ऐसे ही हमें डिफरेंट, आजकल तो मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, आपके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं मीडिया के, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, डिफरेंट चैनल्स हैं जिन पे आपको जो है ना बीइंग डॉक्टर कहना चाहिए कि आपको ये अपने मैसेजेस देने चाहिए। डिफरेंट जो एक और होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बच्चियों को, आप अपनी बच्चियों को जब तक जो है बच्चों को नहीं एजुकेट करेंगे तब तक जो है ये डिज़ीज़ जो है इसी तरह ही फैलती रहेगी। अच्छा मैडम, थोड़ा सा ये भी बताएं कि क्या यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए सेंटर्स और फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं कि इजीली कोई टेस्ट कराए तो वहाँ से उनको डायग्नोज भी हो जाए, और इलाज महंगा है, सस्ता है, किस तरह इलाज को मैनेज करना चाहिए? अच्छा, थैलेसीमिया के जो डायग्नोसिस के लिए कहना चाहिए, डायग्नोसिस के लिए तो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि भाई स्पेसिफिकली फ़लाने सेंटर से होगा। डायग्नोसिस का तो मैंने कहा आपको बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, वो हर लैब से जो है वो हो जाता है ना, जितने आपकी स्टैंडर्ड लैब्स हैं उनसे जो है वो हो जाता है, CBC और HP इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो दूसरे टेस्ट हैं ये वाले जो हमने कहा, जो प्रीनेटल है, मतलब जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होते हैं, उसमें जो टेस्ट हैं वो स्पेसिफिक गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं जो कोरियोनिक विलेज सैम्पलिंग वाले, क्योंकि उसमें वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं और आपका जो है जो मटेरियल यूज़ होता है वो देखें, एक फ़ीमेल्स का जो है वो बेबी का सैंपल है, तो फीटस का सैंपल है, तो वो इसीलिए उसके बहुत ज़्यादा कम सेंटर्स हैं और गवर्नमेंट लेवल पे ही करा सकते हैं, प्राइवेट में इस तरह से नहीं करा सकते कि थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो मिसयूज़ होने का या वो चांस ज़्यादा होता है। तो उसमें डायग्नोसिस प्री मैरिटल इज़ वेरी इजी कि आपने सिंपल सा टेस्ट कराना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो अमाइनोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलाई हैं वो गवर्नमेंट के सेंटर्स स्पेसिफाई हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, कुछ प्राइवेट हैं, और जिनमें जो है वो हो जाता है। सैंपल निकालना एक मसला है, वो सैंपल निकाल देती हैं गायनाकोलॉजिस्ट निकालते हैं, और उसके बाद सैंपल वो जमा होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हुए हैं, वहाँ पे जो है चेक हो जाता है, और फिर जो है जब पता चल जाता है कि उसका है ट्रीटमेंट, तो वो भी उसी लेवल पे उस गायनाकोलॉजिस्ट ने ही करना है। लेकिन हम बात करें अगर थैलेसीमिया मेजर के बच्चे जिनको हमने बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराना है, उसमें हमें स्पेसिफिक जो है वो कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब हर कोई नहीं कर रहा। इस्लामाबाद में हैं कुछ 1-2 इंस्टीट्यूट वो करते हैं, ऐसे ही लाहौर में हैं 1-2 इंस्टीट्यूट जो करते हैं, इधर मुल्तान में कोई भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है वो मेरा नहीं ख्याल कोई कर रहा है। लाहौर में 2-3 हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, प्राइवेट भी हैं, वहाँ पे होता है। और ये आपने कहा एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस इसका बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में है, आई थिंक 60 से 80 लाख। तो
ओके मैडम, डॉक्टर सादिया मजीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाजरीन, हुकूमत को भी इसके ऊपर इक़दाम करने चाहिए कि ताकि जो पेशेंट्स हैं वो इजीली इलाज करवा सके। नाजरीन, अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही एट 10 से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।